नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा आपके जीवन में धनहीनता, दुर्भाग्य, दुख, कष्ट देने वाले केमद्रुम योग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमद्रुम योग के वे सारे तथ्य जो बताता है कि वास्तव में यह योग आपके कुंडली में बन रहा है या नहीं। केमद्रुम योग के भंग या असफल होने के कई आधार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। यदि आपके कुंडली में भी यह लागू होता है तो आपके जीवन की समस्या के लिए केमद्रुम योग उत्तरदायी नहीं है। जीवन के समस्या समाधान के लिए आपको केमद्रुम योग के अलावे कुंडली में बनने वाले अन्य अशुभ योग को फोकस करने की जरूरत है। यानी अगर गलत जानकारी के आधार पर आप केवल केमद्रुम योग को समस्या का कारण मान लेते हैं तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। रोग को जाने बिना इलाज करना रोग को ठीक नहीं कर सकता, वैसे ही कुंडली के असल समस्या को जाने बिना उसका समाधान कर पाना संभव नहीं है। तो यदि आप भी केमद्रुम योग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आज के इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिए। आप भली भांति जान पाएंगे कि केमद्रुम योग के भंग होने के क्या आधार हैं। जो जन्म पत्रिका में सीधे तौर पे केमद्रुम योग दिख रहा है, क्या वास्तव में वह केमद्रुम योग बन रहा है या नहीं, या असफल भंग होने के जो आधार हैं वह लागू हो जाने से केमद्रुम योग का अशुभ फल आपके जीवन में नहीं दिख रहा। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि केमद्रुम योग कैसे बनता है। चंद्रमा के साथ चंद्रमा के आसपास ग्रहों को आधार बनाकर ज्योतिष शास्त्र में 4 योग की चर्चा की गई है: अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केमद्रुम। अनफा, सुनफा और दुर्धरा जहां एक शुभ योग माना जाता है, वहीं केमद्रुम योग एक अशुभ योग माना जाता है। केमद्रुम योग जब चंद्रमा के द्वितीय भाव में, चंद्रमा से जो दूसरा भाव आ रहा वहां, और चंद्रमा से द्वादश भाव में यानी चंद्रमा से पहले के भाव में जब कोई ग्रह विराजमान ना हो तब केमद्रुम योग बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे आप इस उदाहरण पत्रिका में देख रहे हैं, मान लिया कि चंद्रमा इस उदाहरण पत्रिका में यहाँ दशम भाव में 10 नंबर का विराजमान हो, तो चंद्रमा से द्वितीय भाव यानी इसके बगल का भाव और चंद्रमा से द्वादश भाव, यहाँ से आप काउंट कीजिएगा तो यह भाव आया। यानी चंद्रमा के ठीक पहले और ठीक आगे के भाव में यदि ग्रह विराजमान ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। मुख्य रूप पे केमद्रुम योग की यही परिभाषा शास्त्रों में दी जाती है। केमद्रुम योग का बनना कहीं ना कहीं चंद्रमा के निर्बलता का संकेत देता है। तो शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि केमद्रुम योग तभी प्रभाव देते हैं, यानी अशुभ फल तभी देते हैं जब चंद्रमा क्षीण हो रहे हों, चंद्रमा निर्बल हो रहे हों। ज्योतिष शास्त्र में ही कई ऐसे आधार बताए गए हैं जो बताते हैं कि केमद्रुम योग अब भंग हो चुका है। केमद्रुम योग से जो हानि शास्त्रों में बताई गई है वह जीवन में नहीं दिखेगी। यानी केमद्रुम योग वास्तव में आपके पत्रिका में नहीं बन रहा है। आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ विराजित है और चंद्रमा के आसपास कौन से ग्रह विराजमान हैं, या चंद्रमा के आसपास यानी द्वितीय भाव और द्वादश भाव खाली तो नहीं हो रहे। यदि आपके पत्रिका में भी चंद्रमा के आसपास के दोनों भाव द्वितीय और द्वादश भाव खाली हैं तो आपके मन में भी यह शंका बनती है कि यह केमद्रुम योग तो नहीं बन रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि केमद्रुम योग जो मोटे तौर पर दिख रहा है वह कब भंग हो जाता है, यानी उसके असफल होने के क्या क्या आधार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि केमद्रुम योग के भंग होने के 5 प्रमुख आधार बताए गए। इन 5 में से कोई भी आपके पत्रिका में लागू हो जाती है तो चंद्रमा से बनने वाला यह अशुभ योग केमद्रुम आपके जीवन में अशुभ प्रभाव नहीं देता है। केमद्रुम भंग के अनेक आधार बताए गए, जिसमें सबसे पहला आधार है चंद्रमा का बलि होना। चंद्रमा कब बलि होते हैं? चंद्रमा जब स्वराशि के हों यानी कर्क राशि के, चंद्रमा जब उच्च राशि के हों यानी वृष राशि के, या चंद्रमा पक्ष बलि हो। इन तीनों स्थितियों में चंद्रमा बलि हो जाते हैं। तो यदि चंद्रमा 2 नंबर के बैठे हों, 4 नंबर के बैठे हों या पक्ष से बलि हो तो यह मानकर चलना चाहिए कि केमद्रुम योग का प्रभाव, अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। दूसरी स्थिति बनती है चंद्रमा से केंद्र में ग्रह हो। चंद्रमा जहां भी विराजमान हो वहां से पहला यानी चंद्रमा के साथ, चौथा यानी चंद्रमा से 4 घर की दूरी पे,
सातवां यानी चंद्रमा से 7 घर के दूरी पे, और 10वां यानी चंद्रमा से 10 घर की दूरी पे कोई ग्रह विराजमान हो। मान लिया कि उदाहरण में जैसा कि मैंने यहां चंद्रमा मानकर चला कि आपका चंद्र अगर इस भाव में विराजमान हो, तो यहां से 4 भाव गिनेंगे। पहला भाव गिनेंगे तो यही चंद्रमा के साथ ग्रह आ जाएंगे। चौथा भाव 1 2 3 4 यानी इसमें कोई ग्रह विराजमान हो। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कोई ग्रह हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इसमें कोई ग्रह विराजमान हो। यानी चंद्रमा से पहला, चौथा, सातवां, 10वां जब ग्रह विराजमान हो, उस ग्रह की शुभ प्रभाव आपके चंद्रमा से बनने वाले केमद्रुम योग का भंग कर देता है। यानी चंद्रमा से केंद्र में ग्रह का होना केमद्रुम योग को समाप्त करने का आधार है। चंद्रमा के साथ ग्रह हो, यानी चंद्रमा के साथ जब कोई ग्रह विराजित हो जाते हैं तो वह ग्रह भी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाते हैं, जिसके वजह से भी केमद्रुम योग का प्रभाव कम पड़ता है, यानी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि चंद्रमा से बनने वाले केमद्रुम योग को पूर्णतः असफल कर देता है और भंग कर देता है। गुरु जब चंद्रमा से प्रभावित हो, चंद्रमा जब गुरु से प्रभावित हो, दोनों स्थितियों में चंद्रमा और गुरु से अनेक प्रकार के शुभ योग बनते हैं। यहाँ गुरु की दृष्टि जब सीधे सीधे चंद्रमा पर हो, खासकर 7वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पे हो, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जन्म पत्रिका में दिखने वाला यह केमद्रुम योग पूर्णतः निष्फल हो गया है, यह पूर्णतः भंग हो गया है। अब इसके कोई अशुभ प्रभाव आपको नहीं देखने पड़ेंगे। गुरु की दृष्टि अपने आप में ज्योतिष शास्त्र का एक महान तथ्य बताया गया है, यानी कि गुरु की दृष्टि कल्याण करने वाली है, गुरु की दृष्टि सफलता और तरक्की देने वाली है। जब यह गुरु चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा के बलाबल को बढ़ा देते हैं, जिससे केमद्रुम योग का अशुभ फल नष्ट हो जाता है। केमद्रुम योग भंग के आधार में अंत में भाग्येश और लग्नेश का भी महत्व माना जाता है। यदि किसी जन्म पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी, यानी यह जो 9वां भाव होता है, इसके स्वामी जो भी ग्रह बन रहे हो वह बली हो, शुभ स्थानों में विराजित हो, लग्न की स्थिति यानी यह जो भाव होता है पहला भाव, इसके स्वामी की स्थिति अगर मजबूत हो, बली हो, तो यह दोनों स्थितियां अगर आपकी पत्रिका में विराजमान हो, यानी लग्नेश का भी बल हो और भाग्येश का भी बल हो, तो यह निश्चित मानिए कि जन्म पत्रिका में बनने वाला केमद्रुम योग पूर्णतः प्रभावी नहीं रह जाता है, यानी यह भंग हो जाता है, इसके प्रभाव निष्फल हो जाते हैं। जीवन में केमद्रुम योग अनेक प्रकार के हानि दे सकते हैं, परंतु जब यह चंद्रमा के निर्बल होने से, चंद्रमा के बलाबल में कमी आने से बनता है, तो निश्चित मानिए कि यह मानसिक रूप से विशेष प्रभाव डालता होगा, क्योंकि चंद्रमा को मन के कारक ग्रह माना जाता है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में भी बन रहा हो केमद्रुम योग, तो सबसे पहले आप मिलान करें कि केमद्रुम योग भंग के क्या क्या आधार हैं, क्या यह आधार आपके पत्रिका में लागू हैं। यदि यह चीजें आपके पत्रिका में लागू हैं तो निश्चित मानिए कि केमद्रुम योग के सारे अशुभ प्रभाव निष्फल हो जाएंगे। जीवन में चंद्रमा से कोई हानि आपको नहीं देखना पड़ेगा। यदि आपके पत्रिका में फिर भी केमद्रुम योग बन रहा हो, तो आइए जानते हैं कि कुछ खास ऐसे उपाय चंद्रमा के लिए करने चाहिए जिससे चंद्रमा से बनने वाला यह केमद्रुम योग निष्फल हो जाए। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि चंद्रमा के बल के आधार पर ही केमद्रुम योग का निर्माण होता है। तो चंद्रमा यदि निर्बली हो रहे हो, चंद्रमा के किसी भी कारण से अशुभता आ रही हो, यानी चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह विराजमान हो, चंद्रमा पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो इससे बनने वाला जो केमद्रुम योग बनता है वह अत्यंत अशुभ प्रभाव दे सकता है। अतः सबसे पहले हमें चाहिए कि चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाना चाहिए। चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने के लिए चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ करना विशेष लाभ देता है। चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में हो, यानी चंद्रमा की राशि जन्म पत्रिका के शुभ भाव में हो, तो चंद्रमा से जुड़े रत्न मोती धारण करके भी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। भगवान शंकर से जुड़े पूजा पाठ आराधना भी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ा सकता है। खासकर भगवान शंकर के सोमनाथ का रूप चंद्रमा के अशुभता को पूर्णतः दूर करके चंद्रमा को बली बना सकता है। तो यदि आपके भी पत्रिका में केमद्रुम योग पूर्णतः बन गया हो,
और आपको लग रहा हो कि केमद्रुम योग के प्रभाव से ही जीवन में बाधा विघ्न और कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो आपको सबसे पहले चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाने का उपाय करना चाहिए, जिसमें चंद्रमा से जुड़े उपाय ज्यादा लाभ देते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा को जो भी ग्रह अशुभ दृष्टि से या युति बनाकर अशुभता बढ़ा रहे हैं, उस अशुभ ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए उसके शांति उपाय भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाकर केमद्रुम योग से मिलने वाले अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।